तो आज फिजिक्स का ये शायद अंतिम टॉपिक होगा, क्योंकि इसके बाद एक दो टॉपिक और रह जाएगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी। ठीक, तो नाभिकीय भौतिकी इसमें हम देखते हैं तो मेनली कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो सबसे पहला एक प्रश्न है, हिटेड प्रश्न यहाँ से मिलता है आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित। ठीक है, कोई प्रक्रिया अगर पूछता है तो कौन सा वो होगा, उसे नाभिकीय विखंडन कैसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा परमाणु बम से संबंधित पूछा जाता है, और एक दूसरा नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें ईंधन, मंदक, शीतलक के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है ना। और वहीं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूछी जाती है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या, जैसे सूर्य की किरणें जो निकल रही हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा हाइड्रोजन बम भी है ना, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक, तो इस तरह के इसमें प्रश्न होंगे, और जो हिटेड प्रश्न रिपीटेड होंगे उनको हम समाहित करेंगे ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और सिंपल सा प्रश्न पहला है कि किसने किसकी खोज की है, ये देखना है हमें। तो मैसोन की खोज की थी हिडेकी युकावा ने, सही है। पॉजिट्रॉन की खोज भी जो एंडरसन थे और हेल्स भी थे। ठीक, दूसरा कह रहा है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत ये HEV ने दिया था। और अगला है कि परायूरियम तत्वों का विश्लेषण। ठीक है, तो ये जो दिया था, ये दिया था बेथे ने ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बता दिया ये बेथे ने, इनका रहा था GT सीबॉर्ग। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, यानी सी सही है, तो ऑप्शन इसका हो गया D। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला था प्रश्न हमारा इसमें भी यही देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला है विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। देखिए, संलयन नहीं, वो तो विखंडन कहते हैं हम उसको। ठीक है, और संलयन का काम होता है आपस में जोड़ना। तो गलत देखना है तो गलत तो फिर यही हो गया, इसका ऑप्शन जो है B हो जाएगा। बाकी और देख सकते हैं कि जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस, इसको CO2, ठोस CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। ठीक, अगर अगर टेलीफोन की खोज ग्राम बेल ने की थी, ये भी सही है। अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको पढ़ेंगे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिक की शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। चलो ठीक है। अगला कह रहा है कि इसे ये विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा, ये मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। दोनों ही सही है। ठीक है, और थोड़ा सा डीप प्रश्न है, इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है कह रहा है कि कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। ठीक, तो ये जो माइक्रोवेव फोटोन थे, कोवेंज यूनिवर्सिटी जो थी, ठीक है, वहाँ थे आइंस्टीन के सिद्धांत को इस तरह से ये माइक्रो फोटोन को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचारित करने का दावा किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये प्रोटॉन को। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन को, B। अगला, पेयजल में गामा उत्सर्जित समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्न किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये की जाती है हमारी गणक के द्वारा, यानी कि क्या है, प्रस्फुरण गणक, इसे बोलते हैं प्रस्फुरण गणक। अगला, सूर्य, हाँ देखिए ये हिटेड प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट में और सीरीज में याद कर लीजिए। ठीक है, डबल स्टार प्रश्न कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा और अवकरण अभिकरण द्वारा। तो ये ऑप्शन है इसका हमेशा नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, अगला, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, नाभिकीय संलयन से, बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य की जो प्रक्रिया होती है उसी से अपनी ऊर्जा लेते हैं। दूसरा, गुरुत्वीय संकुचन से, और हाँ देखिए नाभिकीय संलयन, गुरुत्वीय संचलन तो सही है। अगला कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से, नहीं, रासायनिक अभिक्रिया कोई नहीं होती है, नाभिकीय विखंडन भी नहीं होगा, तो एक और तो इसका आंसर हो गया। इससे 2000 का था, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर से वही आ गया, तो क्या आएगा इसका आंसर? देखिए ऊपर भी था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संयोजन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन या संयोजन एक ही बात है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का मुख्य कारण क्या है? वही सितारे या तारे, देखो कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। अब मतलब एक ही है कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। ठीक है, जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें भी यही कार्य किया जाता है, हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम, दो एटम्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। देखिए हिटेड प्रश्न,
ये इसीलिए हम इम्पोर्टेंट में डाल रहे हैं ऐसे प्रश्नों को जो रिपीट हो गए। वनडे एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। तो ये एक आणविक भट्टी है, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। परमाणु रिएक्टर क्या है, आणविक भट्टी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय प्रक्रिया तारों में देखिए संबंधित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ना तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो किससे होगी, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, वो गलत ही पूछा है हमसे, और तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, ये कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में बताना है, ठीक है। कह रहा है ये बाहरी नाविकों के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, नहीं, विखंडन नहीं संलयन पर काम करता है। साधारणतया उनकी टोकमाइक डिजाइन होती है, बिल्कुल सही है। ये अधिक तापमान पर कार्य करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर आपको बताना है कि अंतर क्या होता है। तो मुख्यतः अंतर क्या होता है, श्रृंखला पर आधारित होता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में नियंत्रण कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसका हो गया। प्रश्न नंबर 17 रेडियो एक्टिविटी के संबंध में है। तो रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय गुण है, और दूसरा इसमें ऑप्शन दिया नाभिकीय विघटन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित बनाया जाता है, बम ना कि उस पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वो नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। तो ये गलत था, तो एक सही है खाली। भारत में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये भी हिटेड प्रश्न है। सबसे ज़्यादा स्रोत जो हैं भारत में वो किसके हैं, वो थोरियम के हैं, ठीक है, किसके, थोरियम के। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, देखिए घुमा के प्रश्न पूछा है प्रश्न वही। तो किसके पाए जाते हैं, थोरियम के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है भाई ये। चलिए हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ देते हैं। क्या है, कुछ लोगों को सोचना है कि तेज़ी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी होगा, ठीक है। तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं, ठीक है। हाँ भाई, भारत के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा हैं। दूसरा कह रहा है कि उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलो ठीक है, ये भी थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह और अपशिष्ट तीनों ही सही है इसमें, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन इसका 1 2 3 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड हैं, इनको आप याद कर लीजिए, जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। ये किसके रूप में काम किए जाते हैं, एटॉमिक ईंधन के रूप में, ठीक है। और ये कैडमियम नहीं किया जाता है, ठीक। चलिए अगला अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, घुमा के प्रश्न पूछा है, बात वही है। पूछ रहा है कि कौन से पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, देखिए मोनोजाइट है, थोरियम है, बेरिलियम है, क्रोमियम नहीं है, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला कौन ईंधन नहीं है, फिर से वही पूछा है। तो यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, हीलियम भी है, रेडियम नहीं है। रेडियम है, ठीक है। रेडियम है लेकिन हीलियम नहीं है। हीलियम इनर्ट गैस है, क्या है, हीलियम इनर्ट गैस। अगला फिर से वही प्रश्न पूछा है, हीटेड प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। तो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, कैल्शियम नहीं है, सी ऑप्शन हो गया इसका। अगला प्रश्न फिर से देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए भाई इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखो। यानी ए बी सी है लेकिन टी लेड नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट टी श्रेणी में आ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न उठते हैं, ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये देख लीजिए, एक हाइड्रोजन बम बताया था और हमने, और एक बताया था परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम किस पर काम करेगा, संलयन पर, ठीक है। और परमाणु बम किस पर करेगा, विखंडन पर। तो ऑप्शन हो गया इसका बी। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं, अभी हमने बताया था ईंधन के रूप में जिसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वो होना चाहिए यूरेनियम, बी ऑप्शन।
अगला, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विघटन सिद्धांत है। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो देखिए संलयन होगा, तो संलयन में यही दिया है, तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिर से रिपीटेड प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है इसने, और ये कहा है कि नियंत्रित या अनियंत्रित, तो बम कोई सा भी हो कंट्रोल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया था आखिरकार? तो ये विकसित किया था भाई रॉबर्ट ओपन हीमर द्वारा, रॉबर्ट ओपन हीमर के द्वारा। अगला प्रश्न, समृद्ध यूरेनियम होता है, समृद्ध यूरेनियम क्या होता है भाई? तो ये समृद्ध यूरेनियम जो होता है इसे कहते हैं कि प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद, यानी कि यूरेनियम को विघटित किया जाए तो सबसे लास्ट में क्या मिलता है? इसमें सीसा मिलता है। ठीक है, अंतिम उत्पाद इसका क्या हो जाता है? सीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस हमसे पूछा है कि कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? देखिए इस पर एस्टेटाइन भी है, फ्रांसियम भी है और ट्रिटियम भी है, लेकिन जर्कोनियम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न नंबर 38 है कि यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो U-335, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए ध्यान रख लेना, यूरेनियम को किस अवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 के रूप में। ठीक है, चलिए देखिए फिर से वही कह रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाएगा? तो यूरेनियम का। ठीक है, 235 का ध्यान रखना। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये क्या निकालते हैं भाई? ये अल्फा कण भी निकालेंगे, बीटा भी और गामा भी, तीनों निकालेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो चयन प्रक्रिया है वो एक लिमिट से आउट ऑफ लिमिट चली जाएगी, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कितना इम्पोर्टेंट है? और ये कहाँ पे है? तारापुर में। ठीक है, कहाँ है? तारापुर, और तारापुर आपको पता ही होना चाहिए मुंबई में है। ठीक है, चलिए इसका देखिए नाम भी कभी पूछ ले, नाम भी दे देता है कि प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक, बार्क के वर्तमान देखिए उस समय का करंट का प्रश्न है। ठीक है, चलिए लेकिन अभी जो वर्तमान में जो रहे थे वो तो अजीत कुमार मोहंती रहे थे। ठीक, तो इस प्रश्न को हम नहीं करेंगे सॉल्व। ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस में क्या संबंध है? तो ध्रुव तो आप जानते ही हो क्या है, ये क्या है? एक भारतीय शोध रिएक्टर के नाम है। ठीक है, भारतीय शोध रिएक्टर के नाम। अगला, कलपक्कम प्रसिद्ध है, तो कलपक्कम में क्या है? परमाणु शक्ति संयंत्र है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कलपक्कम तमिलनाडु में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, और इसकी कहाँ पे है? कलपक्कम में। कहाँ पे है ये? कलपक्कम, यानी कि तमिलनाडु। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त कौन सा ईंधन किया जाता है? तो इसमें ईंधन कौन सा प्रयोग किया जाएगा? प्लूटोनियम। ठीक है, कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का। चलिए अगला, फिर से वही उठा के प्रश्न दोबारा पूछ लिया है, कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? तो शीतलक के लिए हम हमेशा से ज़्यादातर तो वही प्रयोग करते हैं, भारी जल को मंदक के रूप में, लेकिन ये शीतलक है, इसमें द्रवित सोडियम। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला, फिर से उसी के संबंध पूछा है। देखिए हमने बताया था एक ट्रिक आपको, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन को प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है इसमें। और दूसरा कह रहा है कि इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड प्राकृतिक यूरेनियम का मिश्रण नहीं प्रयोग किया जाता। ठीक, इसीलिए ये गलत है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक बढ़ोतरी की जाएगी, ये भी सही है, तो 1 और 3 सही है ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है मिलान करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलान किया जाए तो देखते हैं। इंदिरा गांधी ये कहाँ पे? कलपक्कम में है, बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एप्लीकेशन रिसर्च हैदराबाद, ये भी सही है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट
तो ये उत्तर प्रदेश का है भाई, प्रयागराज में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये गलत है यहाँ, और साहा इंस्टीट्यूट ये कोलकाता सही है, ठीक है। चलिए, भारत में भारी जल बनाया जाता है, ठीक है, ये कहाँ बनाया जाता है? ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई, याद रखना। अगला फिर से मिलान करने वाला है, तो देखिए, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, और काकरापार गुजरात, और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलान करना है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसे पहला इसमें दिया है कि राजस्थान परमाणु केंद्र उदयपुर। अगला प्रश्न है नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश, मद्रास परमाणु केंद्र कलपक्कम, और कैगा परमाणु केंद्र, ठीक है। तो ये रावत भाटा में है ना राजस्थान का, तो उदयपुर कहाँ से आ गया बीच में भाई? बाकी ये तीनों सही है, ये गलत है। अगला कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से, इनका मिलान करना है। तो जान सकते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में ही है नरोरा में, दूसरा कलपक्कम में है, ठीक। बाकी ये दोनों नहीं है, तो 1 और 3 ऑप्शन इसमें हो गया। अगला कि संयंत्र थर्ड भूकंपीय पेटी में है, तो भूकंप थर्ड पेटी, भूकंप के भी कुछ जोन क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। तो जो थर्ड नहीं, फोर्थ में, तो ठीक है, नरोरा जो है इसमें आता है, नरोरा भूकंपीय क्षेत्र में आता है, जो हाल ही में सक्रिय हुआ और स्थापित है, ठीक। तो ये भी कौन सा है आपका? कैगा। कौन सा? कैगा। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु के कुड़नकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है, ठीक। तो ये 6 थी उस समय, जो वो हुआ था वो 6 का हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? तो भारी जल का काम क्या करता है? ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे साधारण जल का दिया इसने भाई, जबकि ऑप्शन में क्या होना चाहिए? भारी जल, ठीक। और जब भारी जल नहीं दे रखा है तो हम साधारण जल को भी टिक कर सकते हैं। हालांकि आयोग ने बी और सी दोनों माना है, ग्रेफाइट को भी माना है, ग्रेफाइट की क्षणों को, ठीक। नाम की रखते हो, देखिए, हाँ बिल्कुल ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो विमंदक की तरह, ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग कैसे किया जाता है? विमंदक की तरह। अगला, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है कौन सा होता है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर वही होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए, अगला, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर क्या है, ठीक। तो शीघ्रोत्पादी रिएक्टर क्या होगा भाई? ये विखंडन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, वही है जो बिजली उत्पन्न करता है। अगला, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापना क्षमता अधिकतम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये है कुड़ालकुरम में, कुड़ालकुरम तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा था इसका कोड, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है पोखरण सेकंड की परीक्षा तिथि मान पूछी गई है, तो भाई ये 98 थी, ठीक है, और मई में था, 11 मई 1998। ऑपरेशन शक्ति 98 क्या था? ऑपरेशन शक्ति 98, देखिए 98 में हुआ है तो आपको समझ सकते हैं इसमें वो क्या था कि पोखरण में 1998 में परमाणु अभियान का युग था, ठीक है, वो ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से था। अगला, पर ये कह रहा है कि 98 पोखरण में भारत में 5 परीक्षण किए गए, पोखरण किस राज्य में है? वाह, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है भाई। उस समय ये खूब चर्चित भी रहा था, उसी टाइम पर बहुत प्रश्न आए थे ये, ठीक है, उस टाइम का करंट था, तो पोखरण तो हमारा राजस्थान में है, ठीक है। चलिए, पर भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है इसमें भाई? पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, और न्यूनतम विश्वसनीय उपकरण, 3 ऑप्शन सही है। अगला, परमाणु शिखर सुरक्षा सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर के तत्वावधान में आबादी का आयोजन किए जाते हैं, और विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का अंग है। दोनों ही गलत कह रहा है, ठीक है। चलिए, इस पर नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट देना है, और ये इससे भी आपको ज़्यादा हमें तय कराना है, इसको हटाओ। अगला कह रहा है ITER परियोजना निम्न में से किसी एक स्थान पर बनाई जाने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है दक्षिणी फ्रांस की थी, ठीक है, दक्षिण फ्रांस की योजना थी।
भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय इलेक्ट्रिक प्रयोगशाला का एक महत्वपूर्ण सदस्य। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत तात्कालिक लाभ क्या है? तो इसका तात्कालिक लाभ क्या होगा? क्या ये विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज ये समाप्त हुआ और इसके बाद अब हमारा जो है देखते हैं कि अगर फिजिक्स में क्या है। तो प्रश्न यहाँ से ये फिजिक्स हमारे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और फिजिक्स के बाद अब एक इसको दी एंड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो चुकी है आपकी दी एंड। अब इसके बाद हम एक पूरे इससे जो कंप्यूटर्स के जनरल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के और सूचना प्रौद्योगिकी के। ठीक है, यानी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगली वीडियो हम इस पर बनाएंगे और ये वीडियो हमारी जो लोग रही काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहेंगे इसमें। हम देखते हैं कि एक मगर आती है तो ठीक है, नहीं तो 2 में हम इसको समाहित कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।